मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन। सदन में आज विधायक बहादुर सिंह चौहान चीनी के सहकारी कारखानों को जमीन नहीं दिए जाने को लेकर और सूबेदार सिंह सिकवा मुरैना के एबीसी कैनाल और एबी रोड की नहर साइड रेलिंग का निर्माण नहीं किए जाने को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगे। इसके अलावा विपक्ष आज महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। आज दोपहर 2 बजे भोपाल में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में साल 2021-22 के बजट और अनुपूरक मांगों पर कैबिनेट मोहर लगा सकती है। इसके अलावा 2020-21 के 41 शराब ठेकों की मियाद 2 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन। सदन में आज मंत्री अमरजीत भगत साल 2020-21 का प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। सदन में आज विधायक सौरभ सिंह जांजगीर में न्यू वोका विस्तार संयंत्र की ओर से रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था और ग्रीन बेल्ट इलाके में वृक्षारोपण नहीं किए जाने को लेकर ध्यानाकर्षण पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में सूपेबेड़ा का भी मुद्दा उठा। विपक्ष ने शुद्ध पेयजल और किडनी की बीमारी से मौत का मामला उठाया। सदन में चर्चा के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि सूपेबेड़ा में कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोगों की किडनी खराब है। जवाब में मंत्री ने कहा कि 2009 से लेकर 2018 तक 119 लोगों की मौत हुई। इसके बाद से अब 32 मौतें हुई हैं। पानी की वजह से एक भी मौत नहीं हुई। अजय चंद्राकर ने पीएचई मंत्री से पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि दूषित पानी से मौत नहीं हुई, क्या आप विशेषज्ञ हैं? विधानसभा में सत्ता और विपक्ष में नोकझोंक के साथ ट्विटर पर भी वॉच छिड़ गई। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार, आयुष्मान भारत योजना पर उदासीनता बरती गई और वैक्सीनेशन पर बेवजह विवाद किया जा रहा है। रमन सिंह के मुताबिक केंद्र की हर योजना में अड़ंगा लगाकर केंद्र पर ही भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। रमन सिंह की ट्वीट पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए ट्वीट किया, जिसमें रमन सिंह के कार्यकाल के घोटाले की लिस्ट पोस्ट कर कहा, दुग्गल साहब आज कोतवाल बने हैं। 15 साल तक डॉक्टर बनकर प्रदेश के मरीज बनाने की लिखी है बात। बीजेपी विधायक हरिशंकर खटीक ने टीकमगढ़ में जल संकट दूर करने के लिए 2013 में शुरू की गई नदी तालाब जोड़ो परियोजना का मुद्दा सदन में उठाया। परियोजना का काम अब तक पूरा नहीं होने पर हरिशंकर खटीक ने न सिर्फ नाराजगी जाहिर की, बल्कि जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। साथ ही हरिशंकर खटीक ने पिछली कांग्रेस सरकार को भी घेरा। 2013 में नदी तालाब जोड़ो परियोजना का भूमि पूजन किया गया था। करीब 83 करोड़ की योजना का पहला चरण पूरा हो गया, लेकिन दूसरे चरण का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। यहां वो केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। सीएम दोपहर करीब 2 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यहां खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुलाकात होगी। इस दौरान प्रदेश के 60 लाख मीट्रिक टन चावल के उठाव को लेकर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल ने कल विधानसभा में कहा था कि यदि केंद्र सरकार से इजाजत नहीं मिली तो राज्य के संसाधनों को नीलाम करके इसकी भरपाई की जाएगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार धान के साथ साथ चावल की भी नीलामी कर सकती है। कैबिनेट की बैठक में सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर केंद्र सरकार के साथ जारी विवाद पर चर्चा हुई। सरकार की माने उनकी पहली प्राथमिकता है केंद्र सरकार 60 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में जमा करने की अनुमति दे, लेकिन अगर कोटा नहीं बढ़ाया गया तो सरकार चावल की नीलामी करने पर भी विचार कर रही है। इस बार 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हुई है। सरकार के मुताबिक 71 लाख मीट्रिक टन धान का इस्तेमाल चावल में हो जाएगा। करीब 21 लाख मीट्रिक टन धान का उपयोग कैसे करना है, इस पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सरकारी योजनाओं में लघु वनोपज संघ के हर्बल उत्पाद खरीदने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इस फैसले से 13 लाख वनोपज संघ ग्राहकों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा अब सरकार कोदो, कुटकी और रागी को भी एमएसपी पर खरीदेगी। साथ ही उसकी मार्केटिंग भी सरकार ही करेगी। विद्युत शुल्क अधिनियम का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आया। कैपिटिव प्लांट को बिजली का भुगतान नहीं करने का नोटिस दिया जाएगा और भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटा जाएगा। जीएसटी और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद में करीब 8 करोड़ छोटे कारोबारी शामिल होंगे। इसके साथ देश के करीब 1 करोड़ ट्रांसपोर्टर और लघु उद्योग और महिला उद्यमियों के भी इसमें शामिल होने का दावा किया जा रहा है।
कारोबारियों के भारत बंद को किसान नेताओं ने समर्थन का ऐलान किया है। हॉकर्स के राष्ट्रीय संगठन हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी व्यापार बंद का समर्थन किया। आवश्यक सेवाओं को बंद से अलग रखा गया है, जिसमें दवा की दुकान, दूध, सब्जी आदि बाहर रखा गया है। कैट के मुताबिक जीएसटी नियमों में एक तरफा संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों से अधिकारियों को असीमित अधिकार दिए गए हैं। अब कोई भी अधिकारी अपने विवेक के अनुसार कोई भी वजह लेकर किसी भी व्यापारी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सस्पेंड या रद्द कर सकता है। एमपी में बसों का किराया बढ़ाने के फैसले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। पीसी शर्मा का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से त्रस्त जनता पर अब एक और बोझ डाला जा रहा है, जिसके विरोध में कांग्रेस आंदोलन करेगी। एमपी में बिजली विभाग के एक फैसले के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस एक साथ खड़े हो गए हैं। दरअसल बिजली विभाग ने बकायेदारों बैंक खाते सीज करने का फैसला किया, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस से पूछा है कि आखिर बिजली विभाग किस हैसियत और अधिकार से लोगों के बैंक खाते सीज कर रहा है। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए बिजली विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने साफ कर दिया वो अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव मार्च में नहीं होंगे, ये संकेत एमपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने दिए हैं। बीपी सिंह का कहना है कि चुनाव वेट कर सकते हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग के बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव 18 मई के बाद हो सकते हैं। ये बता दें कि एमपी में 10वीं की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 15 मई तक होंगी। वहीं 12वीं की परीक्षाएं 1 मई से 18 मई तक चलेंगी। ऐसे में निकाय चुनाव की तारीखें 18 मई के बाद की हो सकती हैं। ये भी आपको बता दें कि अधिकतर पोलिंग बूथ स्कूलों में ही होते हैं। पीपी सिंह ने भी अपने बयान में कहा कि चुनाव की तारीखें तय करते समय त्योहार और परीक्षाओं का ध्यान रखा जाता है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बीजेपी ने जहां पिछली कांग्रेस सरकार पर 500 करोड़ रुपए के सिंचाई कॉम्प्लेक्स घोटाले का आरोप लगाते हुए कमलनाथ का पुतला फूका, तो वहीं कांग्रेस से महंगाई, महिला अपराध और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने इंदिरा चौक और ईएलसी चौक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुतले फूंककर विरोध भी जताया। गॉड से भक्त बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल किए जाने का विरोध शुरू हो गया है। विरोध के स्वर बाहर से नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर से ही मुखर होने लगे। एमपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट कर बाबूलाल चौरिया के खिलाफ शामिल करने पर नाराजगी जताई। अरुण यादव ने हैशटैग महात्मा गांधी अमर रहे के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, बापू हम शर्मिंदा। रायसेन जिले के सिलवानी में 17 विभागों पर विद्युत वितरण कंपनी का 50 लाख से ज्यादा की राशि बकाया है। कंपनी कई बार इन विभागों को नोटिस दे चुकी है, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका है। कंपनी सख्ती बरतते हुए चौराहों पर फ्लैक्स लगाकर बकायेदारों का नाम लिख रही है। शस्त्र लाइसेंस और बैंक खाते कुर्क करने की तैयारी भी बिजली विभाग कर रही है। 6 उपभोक्ताओं के खिलाफ तो कुर्की की कार्रवाई भी हो चुकी है। देखना है कि इन सरकारी विभागों पर क्या कार्रवाई होती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र राजनांद गांव में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही रमन सिंह के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एनएसयूआई के मुताबिक यूपीए सरकार के दौरान 1 रुपए भी पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो रमन सिंह साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब वो खामोश हैं। रायसेन में बिल वसूलने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला हो गया। किसी तरह टीम ने भागकर अपनी जान बचाई और थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस के साथ दोबारा पहुंचे तो ट्रांसफर का हाथ मिला। पूछताछ के बाद आरोपी के घर में ट्रांसफार्मर बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला बरेली तहसील के सिमरिया दियाखेड़ी गांव का है, जहां के किसान हरिप्रसाद पर 97,000 का बिजली बिल बकाया है। बिजली वसूली के लिए विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे। आरोप है कि जैसे ही बिल का पैसा मांगा उपभोक्ताओं ने अभद्रता शुरू कर दी और जान से मारने की कोशिश की। सागर में दिन दहाड़े बड़े भाई ने छोटे भाई पर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि छोटा भाई बाल बाल बच गया। मामला देवरी कला नगर का है। पारिवारिक विवाद में मेडिकल स्टोर संचालक वीरेंद्र पर बड़े भाई ने बंदूक से फायरिंग कर दी, लेकिन वीरेंद्र बच गए। उसके बाद आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बंदूक लेकर आरोपी मेडिकल स्टोर में घुसता है, फायरिंग करता है और आसपास के लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसकी बंदूक जब्त कर ली है। इंदौर में प्राचीन अष्टधातु की मूर्तियां चोरी होने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पंडरीनाथ थाना क्षेत्र के मोहनपुरा में 300 साल पुराने नरसिंह मंदिर से ये मूर्तियां चोरी हुई।
शिवजी, राधा कृष्ण, गणेश जी की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियों को एक चोर ने चोरी कर लिया। चोरी के बाद भागते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। इंदौर में पुराने वाद के चलते दो पक्षों में खूनी झड़प हुई। घटना छतरीपुरा थाना इलाके के सेठी नगर की है, जहां दो पक्षों के बीच लंबे समय से चला रहा विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर चाकू और तलवारें चली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें लोग चाकू और तलवार लहराते नजर आए। झड़प में चाकू लगने से एक युवक घायल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पेंड्रा में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला आया सामने। युवती की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। युवती के मुताबिक जब वो अपनी मां से मिलने जा रही थी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर शादी करने की बात कही। मना करने पर थप्पड़ मारा और बाल खींचने लगा। शोर सुनकर लोगों को पास आता देख आरोपी मौके से भाग निकला, जिसके बाद युवती ने थाने पहुंचकर उसकी शिकायत दर्ज करवाई। छिंदवाड़ा में दंपत्ति का जबरन मुंडन कराने का मामला सामने आया। घटना दमुआ थाना क्षेत्र की है। आरोप ये कि समाज के दबंगों ने महिला को चरित्रहीन बताकर पति समेत समाज से बाहर कर दिया। जब पीड़ित दंपत्ति ने समाज में वापस आने की गुहार लगाई तो समाज ने भोज और 50,000 का जुर्माना लगा दिया। पीड़ित दंपत्ति ने समाज को भोज तो करा दिया, लेकिन जुर्माना नहीं जमा कर पाए, जिसके बाद महिला और उसके पति का सरेआम मुंडन करा दिया गया। पीड़ित थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की तो पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर दिया। एमपी में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। भिंड में खाद्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने 2 फैक्ट्रियों पर छापेमार कार्रवाई की, जहां मिलावटी मिठाई बनाई जा रही है। एमजीएस कॉलेज के पास के घरों में चल रही इन फैक्ट्रियों से टीम ने भारी मात्रा में अमानक रसगुल्ले, क्रीम, पनीर, दूध समेत कई सामग्री जब्त की। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर ही कच्चे माल को नष्ट कराया। पन्ना में सागौन तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें तस्करों ने हड़कंप मच गया। कलेक्टर संजय मिश्रा के निर्देश पर वन विभाग, टाइगर रिजर्व, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की, जिसमें तस्करों के घर से कई ट्रक सागौन की अवैध लकड़ी, जंगली जानवरों की हड्डियां बरामद हुई। जबलपुर के लॉन्ग प्रूफ रेंज से 3 एंटी टैंक बम चोरी हो गए हैं, जिसको लेकर सेना के अधिकारियों ने खमरिया थाने में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस और सेना के अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। बता दें, खमरिया फैक्ट्री में एंटी टैंक बम तैयार किए गए थे। एलपीआर में टेस्टिंग के लिए लाए गए बम चोरी होने से हड़कंप मच गया। दमों में हटा ब्लॉक के कई गांव में खुदे कुएं और बोरवेल से आग निकल रही है, जिसे मीथेन गैस के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि ओएनजीसी पिछले 2 साल से दमोह जिले में अपनी यूनिट को लगाए हुए हैं और गैस की तलाश कर रहा था। अब उसकी तलाश खत्म होती दिख रही है। दमोह जिले के कई गांवों में अब पेट्रोलियम गैस मिलने की संभावना बढ़ गई है। अब बता दें आपको, मीथेन गैस एक पेट्रोलियम गैस है और इसका इस्तेमाल वाहनों को चलाने के लिए भी किया जाता है। अब जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये खोज प्रदेश के विकास के लिए अहम साबित हो सकती है। शहडोल में अवैध कोयला उत्खनन मामले में 2 खनन माफियाओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। कबाड़ कोल माफिया बद्री पांडे और बिट्टन सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों पर अवैध उत्खनन के लंबे वक्त से आरोप लग रहे थे, जिसको लेकर प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। अवैध कोयला उत्खनन पर्यावरण को होने वाली क्षति के आधार पर इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई है। जिले में ये पहला मामला है जब अवैध खनन मामले में रासुका की कार्रवाई हुई है। उज्जैन में माफिया के अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला। महाकाल थाना क्षेत्र के बेगमबाग में निगम और पुलिस की टीम ने गांजा तस्कर सोहेल के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। इस दौरान आरोपी के परिजनों ने विरोध भी किया। पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन अधिकारियों ने मामले को किसी तरह शांत कराकर कार्रवाई की। आरोपी सोहेल को 2 बार जिला बदर किया जा चुका है। करीब 24 मामले दर्ज हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी है। इसी को लेकर सतना में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट का घेराव करते वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार महंगाई को रोकने में कामयाब नहीं हुई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश सरकार का ध्यान महंगाई कम करने पर बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मंडला के मोतीनाला थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में मारे गए 2 नक्सलियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब है कि 12-13 फरवरी की रात पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें महिला नक्सली गीता और नक्सली दुल्ला मारे गए थे।
शवों को जिला अस्पताल के शव गृह में रखा गया था और परिजनों को सूचना दी गई, लेकिन जब तय वक्त के बाद भी परिजन नक्सली के शव लेने नहीं पहुंचे तो पुलिस ने दोनों का अंतिम संस्कार करा दिया। नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सली मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस ने नक्सलियों के 3 बड़े कैंपों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। वहीं मुठभेड़ में एक जवान हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। एसपी मोहित गर्ग ने इस खबर की पुष्टि की है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीमावर्ती जिले में राजनांदगांव जिला प्रशासन अलर्ट पर है। महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। कलेक्टर टीके वर्मा के निर्देश पर बाघ नदी और बोरतलाव क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने 3 नए शावकों की जानकारी दी। शावकों की उम्र 2 से 3 महीने बताई गई। ये बता दें कि एमपी को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। जबलपुर हाईकोर्ट से बेसहारा बुजुर्गों के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए पूछा है कि प्रदेश में अब तक कितने पुअर हाउस बनाए गए हैं और उनमें व्यवस्था कैसी है। हाईकोर्ट से सरकार से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। प्रदेश में बेसहारा बुजुर्गों के लिए सरकार क्या कर रही है, इस पर जनहित याचिका दायर की गई। ये भी बता दें, बेसहारा बुजुर्गों को लेकर मामला तब सामने आया था जब इंदौर में कचरा गाड़ी में बुजुर्गों को ले जाने की घटना सामने आई थी। तभी से प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ गया था। इस मामले में अब 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बिलासपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंडिंग का पहला ट्रायल सफल रहा, जिससे अब उड़ान का रास्ता साफ हो गया है। 1 मार्च से बिलासा दाई केवचीन एयरपोर्ट से दिल्ली, जबलपुर और प्रयागराज के लिए उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी, जिसको लेकर टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। 1 मार्च को सीएम भूपेश बघेल विमान सेवा का विधिवत शुभारंभ करेंगे। अभी 2 फ्लाइट शुरू हो रही हैं। पहली फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी और बिलासपुर से प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली लौटेगी। वहीं दूसरी फ्लाइट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी। विश्व पर्यटक स्थल खजुराहो में चल रहे 47वें अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल की 6ठी शाम भी कलाकारों के हुनर से गुलजार हुई। मैत्री पहाड़ी और साथी कलाकारों के कथक डांस ने जहां लोगों का मन मोहा। वहीं सत्यनारायण राजू ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। अंत में आयाना मुखर्जी और प्रशांत कालिया के कुचिपुड़ी छाऊ युगल की रंगारंग प्रस्तुति से खजुराहो का मुक्ताकाश मंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सोशल, डिजिटल मीडिया और ओटीटी के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन। शिकायत के बाद 24 घंटे के भीतर हटाना होगा कंटेंट। कानून मंत्री ने कहा, नहीं चलेंगे दोहरे मानदंड। ममता का आज से बंगाल में महंगाई के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान। मोदी सरकार को बताए झूठे वादे करने वाली सरकार। जेपी नड्डा ने कहा, कुछ दिन बाद ममता को चलना होगा पैदल। बंगाल में बीजेपी ने तेज किया चुनावी अभियान। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दक्षिण दिनाजपुर में करेंगे जनसभा, निकालेंगे रोड शो। दक्षिण 24 परगना में स्मृति ईरानी की रैली। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा भारत को अखंड होना ही होगा। भारत से अलग हुए पाकिस्तान जैसे देश बर्बादी के कगार पर पहुंचे। आज जो संभव है वो कल हो सकता है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आज से दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी होंगे शामिल। दिल्ली में पेरेंट्स एसोसिएशन की मांग, ऑनलाइन कराई जाए 9वीं और 11वीं क्लास की परीक्षाएं। अभिभावकों की दलील, जब पढ़ाई ऑनलाइन तो फिर एग्जाम ऑनलाइन क्यों नहीं। कोरोना संक्रमण को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज। शिवसेना के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप, बेवजह महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी अपने राज्यों के छिपा रही है आंकड़े। कृषि कानूनों के विरोध में आज ग्लोबल वेबिनार, ग्रेटा थनबर्ग को भी किया गया आमंत्रित। मीना हैरिस समेत भारत की 9 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट लीसी प्रिया भी होंगी शामिल। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और गूगल के बीच तकरार बढ़ी। आईएनएस की मांग, ऑनलाइन कंटेंट के लिए हमें किया जाए भुगतान। विज्ञापन से होने वाली कमाई में भी पब्लिशर की हिस्सेदारी 85% है। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। जून तक आतंक पर कार्रवाई नहीं की तो हो सकता है ब्लैकलिस्ट।